हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। इस क्लास में हम लोग ईवीएस से बनने वाले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इस क्लास से और लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है पर्यावरण से अभिप्राय है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी कह रहा है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन सी कह रहा है भौतिक, जैविक की एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, यही क्या होता है? सामूहिक रूप से ये सारे जो हैं जैसे भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की जो सारी दुनिया है या जीव जंतु हैं, वही अंतर मतलब क्या है? सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। और पर्यावरण के ये जो अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतर क्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है या हमारे चारों ओर है, उन्हीं सबको हम सामूहिक रूप से पर्यावरण कह सकते हैं या कहते हैं। और इसी में जो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक हैं, संघटक हैं, वो आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। तो यही सारी क्रिया जो ये संगठन करते हैं आपस में, ये सारी क्रिया जो होती है ये एक क्या कहलाती है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है पर्यावरण किससे बनते हैं। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जीवीय घटकों से, बी कह रहा है भू आकृतिक घटकों से, सी कह रहा है अजैव घटकों से, डी है उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण किससे बनते हैं? पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर जो पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ठीक, तो ये सबसे मिलके बनते हैं। किससे? तो ये जो है जो पर्यावरण के संघटक हैं उनमें क्या क्या आता है? भौतिक और अजैविक संघटक आते हैं, जैविक संघटक भी आते हैं और ऊर्जा संघटक भी आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? जीवीय घटकों से। और ये जो जैविक घटक या जीवी घटक आते हैं उनमें क्या क्या आते हैं? उनमें पादप है, मनुष्य है, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव, ये सारे जीवी घटक में आते हैं। और जो भौतिक या अजैविक घटक हैं उनमें क्या क्या आते हैं? उसमें स्थल आता है, वायु आता है, जल आता है। ठीक, आगे फिर है कि इसमें भू आकृतिक घटकों में तो जो ऊर्जा संघटक होते हैं तो वो क्या है? सौरिक ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा, ये सारे। तो इसमें सब में क्या आता है? जो पर्यावरण बनता है वो जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों से सबसे मिलके बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जैविक विविधता का संरक्षण, बी कह रहा है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, और सी कह रहा है निर्धनता को घटाना, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो सतत विकास के लिए आवश्यक है तो वो क्या है? सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण और निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। ठीक, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ दिया है क्वेश्चन में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण, जो पहला पॉइंट दिया है वो दिया है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा पॉइंट दिया है श्वसन, तीसरा दिया है जैव पदार्थों का अपचय और चौथा पॉइंट दिया है ज्वालामुखी क्रियाएं। तो इसमें क्या पूछा है?
कि उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन हाइड्रोक्साइड को जोड़ती हैं। तो उसमें से कौन जोड़ती हैं। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शंस में दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 4, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 2, 3 और 4, डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों। ये जो तीनों दिए हैं ऊपर और ये जो चौथा दिया है पॉइंट, ये भी ये चारों पॉइंट सही हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, ठीक, और जीवधारियों द्वारा जो श्वसन प्रक्रिया होती है उससे भी होता है, और ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से भी होता है, जीवाश्म ईंधनों के दहन से मतलब जैव पदार्थों के अपचय से भी होता है। तो और जो स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उससे भी होता है। तो इसमें क्या होगा देखिए, एक बार फिर से देखते हैं कि जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, ठीक, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से और जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है कार्बन चक्र में। लेकिन जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ग्रहण करते हैं, ना कि वो जो कार्बन चक्र में उसको जोड़ते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती नहीं है, बल्कि ये जो पौधे होते हैं या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तो खुद कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में मतलब वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है स्वयं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें से नहीं है क्या, प्रकाश संश्लेषण नहीं है जो नहीं जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जिसमें 1 नहीं होगा वही होगा। तो देखिए 2, 3 और 4 ये तीनों पॉइंट तो हैं लेकिन ये नहीं है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में देखिए केवल 2 और 3 और 4 हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो कौन नहीं बढ़ाता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है श्वसन, बी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, सी कह रहा है जैविक पदार्थों का क्षय, डी कह रहा है ज्वालामुखी क्रियाएं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो कार्बन चक्र में पृथ्वी के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं उनमें क्या क्या आता है, श्वसन है और जैविक पदार्थों का क्षय या अपक्षय है। ठीक, ज्वालामुखी क्रियाएं भी आती हैं, लेकिन जो नहीं आता है वो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ये पौधे जो है खुद कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, तो इसका नहीं होगा जो वो क्या है, कौन सी नहीं ऑक्साइड मात्रा को बढ़ाती कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो प्रकाश संश्लेषण। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कौन। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन चक्र में, बी कह रहा है हाइड्रोजन चक्र में, सी है जल चक्र में, डी कह रहा है नाइट्रोजन चक्र में। तो जो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या है, तो वो सौर विकिरण जो जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, जो क्या है सौर विकिरण है। तो जल चक्र में सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्यों होती है, क्योंकि सौर विकिरण जो है वो जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। किसके द्वारा होता है बर्फ का जल में द्रवीकरण, तो सौर विकिरण के द्वारा होता है। और जल चक्र जो है वो हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जल की विभिन्न गतिविधियों को कौन दर्शाता है, तो कौन, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। तो इसमें क्या होगा, जो जल चक्र है वो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे।
ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है हवा के दबाव पे, बी कह रहा है वायुमंडल में नमी पर, सी है जलचक्र पर, डी कह रहा है तापक्रम पर। तो जो वर्षा की मात्रा है वो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। सभी प्रकार की जो वर्षा की मात्रा होती है, जैसे बूंदाबांदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि जैसी भी वर्षा होती है, वो वायुमंडल में जो नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। ठीक, तो क्या होगा इसका, वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, क्यों नहीं बढ़ते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, बी कह रहा है अधिकांश मूलरोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं, सी कह रहा है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं, और डी कह रहा है प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो क्या होता है, पौधों में जो अधिकांश मूल रोम होते हैं वो प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई प्रतिरोपित जो पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती। और खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा जो वो विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के जो मूल रोमों द्वारा जल और शोषण कठिन हो जाता है, जिससे पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यही होगा कि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भूमंडल, बी कह रहा है जल कण, सी है वायुमंडल, डी दिया है जलमंडल। तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह है उसे क्या कहते हैं, उसको वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में जो गैसें आती हैं उनमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो होती हैं वो सारी गैसें पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वायु एक पूछा है क्या है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है यौगिक है, बी कह रहा है तत्व है, सी कह रहा है मिश्रण है, डी कह रहा है विद्युत अपघट्य है। तो वायु जो है वो क्या है, वायु एक ऐसा मिश्रण है या वायु ऐसा पदार्थ है मिश्रण का जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व है। मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण वही होते हैं ना कि ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक होते हैं, किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाता है। तो वो उसी प्रकार से वायु भी विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक, तो गैसों का यह मिश्रण जो है वो क्या कहलाएगा, वह वायु कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है वायु एक मिश्रण है, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 21%, बी कह रहा है 27%, सी कह रहा है 50%, डी है 78%। तो जो शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम आदि सारी गैसें पाई जाती हैं। और शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 78.08% होती है। तो इसमें ऑप्शंस के हिसाब से हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। जो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो 78%। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती हैं, कौन नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है हीलियम, बी कह रहा है आर्गन, सी कह रहा है रेडान, डी कह रहा है नियान। तो कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो वो रेडान नहीं पाई जाती है। नोबल गैसों में जो पाई जाती है वो रेडान नहीं पाई जाती, क्योंकि हीलियम भी पाई जाती है और आर्गन भी, नियान भी, ये सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन रेडान नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका, किस गैस का? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन का, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी है नाइट्रोजन का, डी है हाइड्रोजन का। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि कितना पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उसको वायु में या वायुमंडल में वो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो 78.08% होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वातावरण में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में पाई जाती है गैस वो नाइट्रोजन होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो किस गैस की कमी होगी जब अगर पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो किस गैस की? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है नाइट्रोजन, सी है जलवाष्प, डी कह रहा है ऑक्सीजन। तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की होगी। क्यों होगी? क्योंकि पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली और ग्लोबल वार्मिंग के जो जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनका क्या करती है? अवशोषण करती है। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी पृथ्वी से और पृथ्वी से जो जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पृथ्वी पर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी कह रहा है सौर का अवशोषण, सी कह रहा है वायु का प्रदूषण, डी कह रहा है ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो क्या नहीं है पौधों का कार्य? तो पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे जो वृक्षों की कतारें खड़ी होती हैं वो ध्वनि प्रदूषण से भी बचाती हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो वायु प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि ये वायु प्रदूषण की रोकथाम में हमारे लिए सहायक ही होते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वो होगा वायु का प्रदूषण जो है वो पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। और इनमें से सब है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी पौधे करते हैं, सौर का अवशोषण करते हैं। कि कैसे करते हैं? जो सड़क के किनारे लगे हुए होते हैं हरे वृक्ष वो क्या है ध्वनि प्रदूषण से हमको बचाती ही हैं तो सौर का अवशोषण करती हैं। ऑक्सीजन की विमुक्ति करती हैं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन जो हमें विमुक्त करती हैं देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जो काम नहीं है पौधों का वो वायु का प्रदूषण, ये वायु का प्रदूषण नहीं करती हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर भी नहीं किए हैं तो अभी तक क्लास को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।